बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर सरल भारत के 3T प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी को पता है, 3T थिंक टैंक टॉक प्रोग्राम में हम देश भर के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से अप्रोच कर रहे हैं और उनको आमंत्रित कर रहे हैं उनके अनुभव साझा करने के लिए, उनकी मेहनत साझा करने के लिए, और उन्होंने जो अपने जीवन में उपलब्धि पाई है, उस उपलब्धि को हम सभी युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनसे एक वार्ता करते हैं। उसी सीरीज में आज सरल भारत का एक और बहुत सौभाग्यशाली दिन है, जिसमें हमारे साथ छतरपुर के डीआईजी आदरणीय विवेक राज कुकरेले सर का पाथे हमें मिलेगा सरल भारत में। और इसी दौरान आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी जो युवा जुड़े हुए हैं वह भी अपने प्रश्न कर सकते हैं सर से। और आज का हमारा मूल विषय तो है कि उन्होंने कुछ ही दिनों में 30-35 से अधिक वजन कम कर लिया है, लेकिन फिर भी भैया से रिक्वेस्ट है उस विषय के अंतर्गत थोड़े से उनकी जो तैयारी रही है, यूपीएससी का दौर रहा है, इंजीनियरिंग का दौर रहा है, स्कूलिंग का दौर रहा है, उन पर भी हम आग्रह करेंगे कि भैया हम सभी को बताएंगे। तो मैं पहला प्रश्न करता हूं हमारी ओर से। सबसे पहले मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा भैया। भैया आपका सरल भारत में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद और सभी को गुड इवनिंग। जी भैया, तो सबसे पहले जो सरल भारत में अधिकतर यूपीएससी एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, हिंदी पट्टी के सभी राज्यों से जुड़े हुए हैं और कुछ अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। उन सबका मेरे पास पहले से जो प्रश्न आया है वो उन्होंने कहा है कि भैया की स्कूलिंग कहाँ से हुई है और ग्रेजुएशन क्या है। इस पर आप भैया थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बेसिकली मैं सागर जिले के बंडा नगर का, बंडा हमारा एक सब डिविजनल हेडक्वार्टर है, तो वहीं का रहने वाला हूँ। सरस्वती शिशु मंदिर में क्लास 10वीं तक मेरा अध्ययन हुआ है और उसके बाद स्कूल 11th-12th गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बंडा से ही की है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से, जिसको जीईसी हमारे समय में बोलते थे, अब जेईसी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, वहाँ से मैंने 2002 में जीईसी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग पास की। वस्तुतः हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी माध्यम में ही पढ़ाई हुई। इंजीनियरिंग जब करने पहुंचे तो इंजीनियरिंग चूंकि आंग्ल भाषा में ही होती है भारत में, अभी तक अभी जो नया वो हुआ है तो स्थानीय भाषाओं में भी होगी, अन्य भाषाओं में भी होगी, लेकिन अभी हमारे समय में तो इंग्लिश में ही होती थी। इंग्लिश में इंजीनियरिंग की और कई सारी असुविधाएं जो हिंदी भाषी विद्यार्थी को आती हैं किसी भी नए मीडियम में अध्ययन करने में, या किसी भी माध्यम के, अगर इंग्लिश भाषी होगा उसको हिंदी मीडियम में पढ़ने को बोला जाए तो उसे भी शायद यही असुविधा आएगी, तो वो आती है और उनके साथ ही हमें अध्ययन करना होता है और अपने आप को बेहतर स्थापित भी करना होता है। अध्ययन या कोई भी जो आपका माध्यम है वो केवल एक माध्यम हो सकता है उस परीक्षा के लिए, उस कोर्स के लिए, बट वो आपके लिए किसी भी प्रकार से बाधक नहीं हो सकता है। जी भैया, आपके मन में पहली बार यूपीएससी के लिए बीज कब अंकुरित हुए थे, इंजीनियरिंग के समय या स्कूलिंग में ही? और क्या वो विशेष घटना थी, थोड़ा बेसिकली सा बता। बेसिकली इंजीनियरिंग को मतलब सिविल सर्विस को लेके बचपन से ही कहीं ना कहीं बैक इन द माइंड था, और उसके साथ ही इंजीनियरिंग को लेके भी था। इंजीनियरिंग से रिलेटेड बड़ा अच्छा वाकया, मेरे घर में एक कैलकुलेटर था, जो नया कैलकुलेटर रखा हुआ था। मुझे हमेशा मेरे घर वालों में मेरी बुआओं के द्वारा, पिताजी के द्वारा बोला गया था कि जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तब मुझे वो कैलकुलेटर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में था कि वो इंजीनियर बनना है, बैक इन द माइंड कहीं ना कहीं था। उसके साथ ही जब सिविल सर्विस को लेके घर में बोला जाता था कि यूपीएससी की, मतलब कलेक्टर जो एक नाम होता है, कलेक्टर बनने के लिए सभी बोलते हैं कि कलेक्टर बन सकते हैं, क्षमताएं हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बोला जाता था। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, किसी ने दबाव नहीं डाला, किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हें यही करना है, बट जो होता है कि एक इन्वायरमेंट वैसा मिल जाता है कि आपको कि ये कर सकते हो, ऐसा किया जा सकता है, बट नो बडी फोर्स, नो बडी टोल्ड डायरेक्टली। कहीं ना कहीं ये था बैक इन द माइंड। बट इवन जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो बाकी लोग जो तैयारियां करते हैं अपना
गेट की तैयारी करते हैं, अपना कैट की तैयारी करते थे, या फिर जीआरई वगैरह के लिए सबका अपना अपना फोकस रहता है। उस समय भी हम हमारा फोकस कहीं नहीं था, बिकॉज मालूम था कि हमें सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। वो कुछ गलतियां भी थी, उसी समय हमें सिविल सर्विस की तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए थी, जो नहीं की। बट हाँ, तो लोगों का फोकस होता है और उस तरीके से हमारा फोकस दूसरी तरफ। जी भैया, बहुत ही शानदार बात ही रहा। और भैया मैंने सुना है आपका पहले वजन काफी ज्यादा था स्कूलिंग टाइम में और कॉलेज टाइम में, तो क्या आपको चढ़ाया भी जाता था आपके वजन को लेकर? कभी ऐसी घटनाएं हुई हो तो साझा कीजिए हमसे। और ये तो ऑब्वियस है, हमेशा होता है। जब मैं क्लास 8th में था, मैं 88 किलो का था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि स्कूल में कोई स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ था, और 8वीं में अदरवाइज हम, जो मोटा आदमी होता है वो वेइंग मशीन पे चढ़ने से डरता है, तो मैं भी डरता था। तो जब वेट हुआ हमारा सभी का, तो 88 किलो था। तो वो ना केवल विद्यार्थी अपितु अध्यापकों के लिए भी एक हास्यास्पद कारण रहा। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से ना हंस रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी हंसी का पात्र तो बन ही जाते हैं। तो ये था कि सभी लोग उस पर हंस रहे थे, बट आई नेवर बॉदर्ड। और जो बोलते हैं ना कि हाथी चलता है अपनी मस्ती में, तो वैसे ही हम चलते रहे। हमने कभी इस चीज को सोचा नहीं। अभी रादर मेरी बेटी भी कभी बोलती है, वो भी अब थोड़ा हेल्दी साइड में है, कि वो भी बोलती है कि मुझे स्कूल के बच्चे चिढ़ाते। मैंने कहा कि हाथी चलता जाता है अपनी मस्ती में, बाकी लोग अपने चिल्लाते रहते हैं, तो हमें ज्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए इन सब चीजों को लेकर। जी, जी। भैया जैसे ही आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई और आप पहले से ही माइंडसेट बना चुके थे यूपीएससी का, फिर आप किसी प्राइवेट संस्थान में गए वहाँ पर, और उस दौरान जो तैयारी का फेज़ था आपका, शायद आपका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट था मुझे जहाँ तक पता है। उस दौरान आपने कैसे क्या-क्या झेला भैया? थोड़ा-सा विस्तार में बताइए आपके अध्ययन का समय, तैयारी का समय। देखिए, 2002 में मई में लगभग हमारी इंजीनियरिंग के एग्जाम कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद हम जुलाई में हमने दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में जिया सराय करके एक जगह होती है, जिया सराय आईआईटी के पास है, जहाँ जनरली इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करने वाले लोग होते हैं। हमारे कुछ साथ के बंदे, जो हमारे फ्रेंड थे अच्छे कॉलेज के, वो लोग भी गए हुए थे। तो 3-4 लोगों ने मिलकर एक फ्लैट लिया। मैं लगभग 20-25 दिन वहां पर रहा। सॉरी, बेर सराय, नॉट जिया सराय, बेर सराय में 20-25 दिन तक रहा। वहां पर जब 20-25 दिन था, तो मुझे थोड़ा सा अनईजी फील हुआ। वो एक तो वो जुलाई का महीना था, उमस का वातावरण होता है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा उमस थी और कंफर्टेबल नहीं था। मैंने वहाँ पर कुछ लोगों से संपर्क किया, क्या क्या अध्ययन करना चाहिए, किन किन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, वो सभी चीज़ें, वो सभी पुस्तकें मैंने ली और वापस मैं दिल्ली से घर आ गया। इसको गलती भी बोल सकते हैं, और जो भी आप कहें। फिर मैं नवंबर तक घर पर ही मैंने उन सब जो आधारभूत पुस्तकें हैं उनका अध्ययन किया। उसके बाद नवंबर में फिर हिम्मत जुटाई, फिर दिल्ली वापस गया। दिल्ली जाके मैंने वहाँ पर ज्योग्राफी के लिए प्री की एक क्लास ज्वाइन की। वो ये भी एक मिस्टेक थी जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। प्री की क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यूपीएससी इज नॉट अबाउट प्री, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट तब मैंने स्वयं से अध्ययन करना शुरू किया। अच्छा, कोचिंग का एक फायदा जरूर हुआ कि एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छा समूह हमें मिल गया। लेकिन वहां पर भी मैं जो जीएसआरआई, मतलब जहां मैं कोचिंग ले रहा था, वहां पर 1 महीना लगभग मैंने रहने का कोशिश किया। वो 1 महीना पूरा नहीं रह पाया, और वापस वहीं हमारे फूफा जी का ऑफिशियल क्वार्टर था, वहां पर मैं आ गया। और वहां पर मैं 3-4 महीने निवास करने के बाद पुनः हिम्मत जुटाकर फिर से जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ गया एक फ्लैट में। फिर हम लोग शिफ्ट किए, और तब उसके बाद लगभग 5-6 महीने अच्छे से वहाँ अध्ययन हुआ। वहाँ पर हमने प्री दी। प्री देने के बाद अ, वो प्री बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाई, बहुत अच्छे से नहीं दे पाए। फर्स्ट हमारा प्री में नहीं हुआ। बट एक अच्छा ग्रुप मिल गया, पता चल गया कि हमें कैसे तैयारी करनी है। सिलेबस वगैरह को हमने अच्छे से देख लिया था, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के अच्छे से देख लिए थे। तो हम कुछ मित्र मिलके वापस जबलपुर आ गए, और जबलपुर में हमने एक संजीवनी नगर में आइसोलेटेड जगह पर घर लिया, और वहाँ पर हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। तो वहाँ जो हम रेंट से घर लेते थे, रिलेटिवली एक तो जबलपुर चीपर था, दूसरा चूंकि आपको एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है, अपने घर के पास रहते हैं,
जो दिल्ली में एक दूर रहने के कारण लगता था, तो वो एक सुविधा हो गई घर के पास रहने वाली। मेरे मामा का घर भी वहीं है, मेरे नाना जी का घर भी वहीं है, तो एक वो सुविधा थी। हम लोग वहाँ जबलपुर में रह के तैयारी किए, बहुत अच्छे से मेहनत हुई, अच्छे से तैयारी शुरू हुई और प्री हम लोगों का बहुत ही स्ट्रांग हो गया। हम लोगों का कहने का मतलब हमारे ग्रुप में जैसे अश्विनी थे, अश्विनी अभी मध्य प्रदेश में ही आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, और हरिओम है। हम लोग सब मिलके एक साथ रह रहे थे और सभी का प्री बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छे। अपने अपने सभी के सब्जेक्ट अलग थे, जो हम लोगों के समय में प्री में जो ऑप्शनल होता था वो सभी के अलग अलग थे, बट जीएस भी स्ट्रांग हो गया था और सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो गया था। तो ऐसे करके हम लोगों ने तैयारियां की और उसके बाद वापस मेंस के लिए जब प्री के बाद, प्री देने के इमीडिएटली बाद हम दिल्ली वापस गए। दिल्ली में जाकर फिर मेंस दिया, मेंस की तैयारियां की। मेंस तैयारी करने के बाद मेंस हमने भोपाल से दिया था और स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया सेकेंड अटेम्प्ट में। लेकिन हम जब एग्जाम लिखे अपनी गलतियां समझ में आ गई, और एग्जाम लिखने के साथ ही जो गलतियां समझ में आ गई तो उनको हमने फिर रेक्टिफाई किया और थर्ड अटेम्प्ट में फॉर्चुनेटली इंटरव्यू कॉल आया और इंटरव्यू के साथ ही फाइनल सिलेक्शन हो। मतलब भैया आपका तीसरे अटेम्प्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आपने लगातार जी। 2 असफलता मिली सर। तो इस दौरान आपने क्या क्या सहा, वो 2 असफलताओं को आपने कैसे डील किया उन 2 सालों को? क्या देखिए, दब जिंदगी में पहले कभी कोई असफलता नहीं मिली थी। तो फर्स्ट प्री जो था, फर्स्ट प्री को तो मैं बहुत वो नहीं मानता। मुझे अच्छे से याद है, जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर से बाहर निकला और मैंने अपने पिताजी को फोन किया। मैंने पिताजी को फोन करके मैंने उनको बोला कि एग्जाम अच्छा नहीं दिया, तो उन्होंने बड़े अच्छे से बोला था, बेटा ये तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है, तो ज्यादा परेशान मत हो। ये चीज जो उनका ये बोलना जो साहस देता है, जो एक प्रेरणा देता है, उसने यह काम किया। और कहीं ना कहीं अब मैं जीवन में यही सभी लोगों को बोलता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा अपनी मतलब अपना अ, सर्वस्व दे देना चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इस रिजल्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए और बहुत ज्यादा इस पे लेके डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए कि आप जैसा चाहते थे वैसा आप परिणाम नहीं, मतलब पा नहीं पाए। क्योंकि जीवन में बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं। हमें अपना सर्वस्व लगा देना चाहिए, हमें अपनी 100% एनर्जी अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए लगा देना चाहिए, लेकिन उसमें यह हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि जैसा आप चाहते हैं वही आपको प्राप्त हो जाए। तो जीवन में बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना चाहिए, और ये पॉजिटिव माइंडसेट, वो एक छोटा सा टेलीफोनिक वाक्य मुझे फर्दर एनर्जी देने का काम किया और जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तो वो जो पिताजी ने बोला था कि ये आपका पहला ही अटेम्प्ट है, वो बहुत हेल्प किया। और सेकेंड हम अटेम्प्ट में हमने बेहतर एनर्जी के साथ तैयारी की, लेकिन जब द्वितीय अटेम्प्ट दिया और मेंस में स्कोर कम था, वो एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन आया लाइफ में। क्योंकि पहले हमने दूसरे अटेम्प्ट में हमने बहुत मेहनत की थी और बहुत ही अच्छे से कोशिश, उम्मीदें भी थी। जो हमारे साथ रहने वाले लोग थे, हमसे ज्यादा, हम बोले तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई थी। लेकिन जब स्कोर बहुत कम आया, इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तब कहीं ना कहीं एक झटका लगा। लेकिन उसने एक हमें मौका दिया अपने में और सुधार करने का, अपनी गलतियों को पहचानने का और उन गलतियों को बेहतर करने का। और वो गलतियां हमने सुधारी और थर्ड अटेम्प्ट में वांछित परिणाम पाया। जी भैया, अभी आपने हरिओम भैया का नाम लिया और हरिओम भैया ने ही शायद मुझे एक बार बताया था कि बिहार में कहीं पोस्टिंग के दौरान शायद आप नक्सलवादी किसी उस प्रोग्राम में थे या वहां जा रहे थे किसी ऑपरेशन से संबंधित, आप पर गोलीबारी हुई थी। क्या ये सच है? और इस घटना के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ऑपरेशनल डिटेल्स में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना नहीं। इस तरीके की घटनाएं हर एक पुलिसकर्मी के जीवन में होती हैं। हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी घटनाएं झेली हैं और झेलते ही हैं, जो भी पुलिसकर्मी हैं। एक नक्सल रेड में ऐसा हुआ था कि हमें मोर्टार भी फायर करनी पड़ी थी, बट ये सब दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर सर्विस, सो नॉट टू बी डिस्कस्ड। जी, हमारे साथ कुछ मैं दर्शकों के भी प्रश्न लेना चाहूंगा। बहुत से दर्शक जुड़ गए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक राज सर भी हैं, विशाल यादव जी भी हैं। सर, विशाल यादव जी कह रहे हैं कि सर बचपन की वो महत्वपूर्ण यादें जो आपको हमेशा प्रेरित करती आई हो, कुछ एक हो तो सर साझा कीजिए।
बचपन का ऐसा तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन निश्चित ही मुझे लगता है कि एक सकारात्मक एनवायरनमेंट आपको जो मिलता है, आपको एक ऊर्जा। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार किसी कारण से गलतीवश मैंने अपने माताजी से बहस कर ली थी, और मेरे पिताजी ने बहुत ही अच्छे से, जो बोलते हैं ना, डांटना, फटकारना, वो हुआ था। और उससे मुझे एक ये एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की अपने जीवन में। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमें बहुत लंबे समय तक सिखाती हैं, चीजों को हमें बताती है। और बुंदेलखंड में जहाँ पर हम देखते हैं कि परिवार में जनरली पुरुष प्रधान समाज होता है, और बड़ा इन्वायरमेंट बहुत ही फ्रेंडली नहीं होता है महिलाओं के लिए। वैसी स्थिति में हमें कैसे बेहतर सम्मान देना चाहिए, और कैसे महिलाओं की स्थिति को सुधारना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है, और जिसको मैंने रियलाइज किया, हम लोगों को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। जी भैया बिल्कुल। हमारे साथ विजेंद्र शर्मा जी पूछ रहे हैं, ये भी सिविल एस्पिरेंट हैं। इनका कहना है सर, कभी कभी जिंदगी में संघर्ष के दौरान थकान लग जाता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप विजेंद्र जी। एक बहुत ही पॉजिटिव सोच की आवश्यकता होती है। मैं अगर साझा करूं कि मेरे साथ भी जो सेकंड अटेम्प्ट के बाद ऐसा दौर आया था कि आई वाज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। बहुत ही बुरा लग रहा था। हमारे मित्र जो हमारे साथ रह रहे थे, अश्विनी हैं, हरिओम है, या मेरे मामा जो अभी इस दुनिया में नहीं है, भरत मामा, तो उन्होंने वो चीज देखी हुई जब मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में था और बहुत बुरी स्थिति था। आई वाज क्राइंग कि यार साला, अब जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, अब हमारी लाइफ खत्म है। लेकिन वो जो होता है कि वहां एक सकारात्मक एनर्जी का आना, और इमीडिएटली उसके 2-3 दिन बाद फिर हमारा मेंस का रिजल्ट आया, और सॉरी, प्री का रिजल्ट आया, मेंस का कॉल हो गया, वो जीवन, वो सडनली चीजें चेंज हो गई। तो वो जो दौर होता है कि ऑल सडन एक दिन, और उसमें भी रादर मैं वाकया शेयर करना चाहूंगा कि एक पर्टिकुलर दिन मेरा, जो हिंदी का जन्मदिन होता है, गुरु पूर्णिमा के दिन है। तो जनरली हमारे परिवार के सभी लोग मुझे गुरु पूर्णिमा को भी विश करते हैं जन्मदिन पे। उस पर्टिकुलर ईयर में शायद घर पे कोई पूजा थी, घर में से किसी ने फोन नहीं किया। मेरे मित्र जो मेरे साथ रह रहे थे अदरवाइज मुझे विश करते हैं, वो भी भूल गए। मुझे लगा कि शायद एक असफलता ने मुझे इतना वो बना दिया कि सब लोग मुझे डंप कर दिए, और वो बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। मेरे सभी जो मित्र, ये लोग कहीं बाहर गए हुए थे, उस दिन अकेले बैठे हुए, बड़ा नकारात्मक विचार आ रहे थे। एक क्षण को लगा कि अब जीवन समाप्त है। लेकिन जो होता ना कि आप कभी, आप नेगेटिव, जो आपने बोला कि नेगेटिव विचार आए या थकान लगने लगे, बट उस जो कुछ क्षण के जो वो था, या बोलना चाहिए कुछ पल थे, उन पलों में अपने आप को समेट कर और बेहतर तरीके से सकारात्मक दिशा में ले जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और निश्चित ही वो जो पड़ाव होता है, जो किसी भी प्रकार की थकान वाला जो अवसर होता है, या थकान वाला जो पीरियड होता है, वो कुछ ही समय के लिए होता है, और हमें निश्चित ही अपनी ऊर्जा को, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है। मेरा ये मानना है, और मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि कोई भी लक्ष्य, रादर हीरा को मैंने कई बार बोला है कि कोई भी लक्ष्य अपना अंतिम मानकर मत चलिए। जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, वो हो सकता है आपको प्राप्त हो जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको प्राप्त ना हो। वही जिंदगी नहीं है। जिंदगी बहुत कुछ है, जिंदगी में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, बहुत सारे आयाम है। तो हमें हमेशा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। कभी भी किसी लक्ष्य को अपना जीवन नहीं मानना चाहिए। वो जीवन जीने का तरीका हो सकता है, लेकिन वही जीवन नहीं हो सकता है। तो उस लक्ष्य का हम उपयोग कर सकते हैं जीवन को बेहतर तरीके से जीने में, बेहतर तरीके से अपना योगदान इस समाज को देने में। बट उसी को अगर लक्ष्य हम बना के ये मान लें कि यही जीवन है, तो फिर आप निश्चित ही उसके ना प्राप्त होने पर आप फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में आ जाएंगे। और इवन अगर उसको वो आप प्राप्त कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आप अपने दम, जो आपका इतना ज्यादा आपके अंदर ईगो आ जाए कि आप उसको पचा ना पाए, जिसको बोलते हैं कि आप उसको आत्मसात न कर पाए। तो ऐसी स्थिति भी नहीं बनना चाहिए। आप में वो आपके अंदर हो कि आप उसको कैरी कर सकें, और उसको एक माध्यम के रूप में ही रखें। और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी जीवन में। एक एग्जाम ही सफलता नहीं होती, जीवन में कई प्रकार से सफलता मिलती है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, सिविल सर्विस में सफल नहीं हुए, लेकिन वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं।
बिल्कुल, बहुत ही प्रेरणादायक है ये संदेश, सभी युवाओं को जिन जिन तक ये बात जा रही होगी, निश्चित तौर पर वो सीख रहे होंगे कुछ। हमारे साथ सर एक और सिविल सर्जन एस्पिरेंट हैं, आशुतोष सिंह जी हैं। सर उनका कहना है, सर आप यूपीएससी के छात्र रहे हैं, आपने आईएएस की बजाय आईपीएस का चुनाव ही क्यों किया है? इस बारे में कुछ बताइए। क्या सर आप पहले से आईपीएस के लिए ही डेडिकेटेड थे क्या? आशुतोष जी, कई बार भाग्य होता है जो आपको बेहतर जगह ले जाने के लिए प्रयासित होता है, हम नहीं सोचते हैं। तो संभवतः एक्सीडेंटल जो हम बोलते हैं, मेरी भी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस ही थी, सेकंड प्रेफरेंस आईपीएस थी। जो रैंक हमारी थी, उस रैंक के आधार पे हमें आईपीएस मिला। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं भाग्यशाली रहा हूँ। मुझे अगर आईपीएस मिला है तो मुझे बेहतर तरीके से सेवा करने का मौका मिला है, जहाँ पर हम इमीडिएटली रिलीफ लोगों को दे सकते हैं, जो अदरवाइज बाकी सर्विस, यूपीएससी की सभी सर्विस, चाहे कोई सी भी सर्विस हो, बहुत महत्वपूर्ण है और वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है समाज के, पूरे समाज और राष्ट्र के निर्माण में, उसके बनाए रखने में। बट कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि पुलिस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका, रादर मैं आई वाज, जब तक मैं आईपीएस में नहीं आया था तो आई वाज फियरफुल फॉर पुलिस। मुझे लगता था कि पुलिस में नहीं जाना है, नहीं होना चाहिए। लेकिन आने के बाद रियलाइज हुआ और बहुत सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिली है, जो शायद कहीं और संभव नहीं थी। मैं यहीं से एक वाक्य और शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब यूपीएससी, मतलब जब मैं एनपीए में, नेशनल पुलिस एकेडमी में ज्वाइन किया था, तो आई यूज टू बी 134 kg, 134 किलो का मेरा वजन था। और 10.5 महीनों की ट्रेनिंग ने वहां पर मुझे 104 पर ला दिया था। 104 किलो, 30 किलो मेरे वजन कम हुआ था। एक कहीं ना कहीं इतना आत्मविश्वास से भर दिया था मेरे अंदर कि अब कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है। और वो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। जब हम फील्ड में गए, फील्ड में जब काम करना शुरू किए, तो ऐसी ऐसी चुनौतियां देखी। बड़ा बड़ा क्राउड, पहले कोई व्यक्ति से अगर मेरा अल्टरकेशन हो जाता था, बहस जो होती है, सिंपल बहस अगर हो जाती थी, तो हाथ पैर कपने लगते थे। और उसके बाद हमने 10-10 हजार लोगों का क्राउड भी फेस किया है, वहां पर उन लोगों को डील किया है और उस क्राउड को कंट्रोल किया है। तो निश्चित ही ये बहुत ही आत्मविश्वास देती है ये सर्विस, जो शायद कहीं और संभव नहीं होता। सर आपको एक ही बार इंटरव्यू कॉल आया है और आपने एक ही बार में उसको क्रैक किया है, तो आप इंटरव्यू का आपने कैसे डील किया? थोड़ी सी कुछ ट्रिक्स टेक्निक जो, और या फिर कोई क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन जो हुआ हो, और देखिए, विशेष क्या मैं रादर यूपीएससी के पैटर्न के बारे में ही चर्चा करना चाहूंगा यहाँ पर। अगर हम देखें तो जो एग्जाम होता है, 3 फेज का एग्जाम है, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। हम जो तैयारी करते हैं वो भी वैसे ही करते हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। मेरा ये मानना है, चूंकि ये मैं सिलेक्ट होने के बाद बोल रहा हूँ, शायद पहले अगर मुझे मालूम होता तो शायद कुछ और बेहतर कर पाते। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी तैयारी का जो क्रम होना चाहिए वो इससे उल्टा होना चाहिए। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो हमसे चाहा जाता है वो होता है, एक तो फैक्चुअल डिटेल, बेसिक इंफॉर्मेशन, आपकी एनालिटिकल अप्रोच, सिंपल चीजें होती हैं जो चाही जाती हैं। मेंस में आपका राइटिंग स्किल, आपके एनालिटिकल स्किल, और आप कैसे चीजों को कोरिलेट करते हैं, ये पार्ट होता है। और इंटरव्यू आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है, जिसमें आपके पूरे व्यक्तित्व का एक परीक्षण होता है। जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, रादर इंटरव्यू की तैयारी अलग से नहीं की जा सकती है, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। आपके होल व्यक्तित्व का परीक्षण होना है, तो आपके व्यक्तित्व में कई सारी चीजें समाहित हो जानी चाहिए, कई सारी चीजें आप में आ जानी चाहिए। हमें लगता है कि आज अगर हम इंटरव्यू देंगे तो बेहतर तरीके से चीजों को डील कर पाएंगे, क्योंकि अब वो व्यक्तित्व का विकास हुआ है, ग्रेजुअली आपके व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। हम कई बार देखते हैं कि बेहतर संस्थान से, बेहतर एजुकेशनल सिस्टम से आए हुए लोगों को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसका कारण कहीं ना कहीं उनके इस व्यक्तित्व हो जाता है, जो उनका व्यक्तित्व विकसित हो चुका है, या कई सारी चीजें उन्होंने आत्मसात कर ली हैं। तो इंटरव्यू भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसमें आपके व्यक्तित्व में सुधार हो जाना चाहिए। तो हम जब, अगर मुझे बोलेंगे कि आप इंटरव्यू की तैयारी करने जाते हैं, आपसे सबसे पहले कोई बोलेगा कि यार हीरा का क्या मतलब है, हीरा का खदान कहाँ पर है, वो आपसे क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने बारे में अगर सही तरीके से विश्लेषण किया है,
आपने अपने को सही तरीके से समझा है, तभी आप आसपास की चीजों को बेहतर तरीके से विश्लेषण कर पाते हैं। मान लीजिए कोई घटना होती है, मेरे जुरिस्डिक्शन में कोई घटना होती है, उस घटना के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उनको हमें किस तरीके से देखना है और उसके लिए हमें क्या व्यवस्था करनी है, किस तरीके से उसको डील करना है, ये हम तभी कर पाएंगे जब हम उसको समेकित रूप से देखेंगे, उस घटना के समस्त पहलुओं का हम आकलन कर लेंगे। तो यही आपके इंटरव्यू में जांचा जाता है कि आपने अपने आसपास को, अपने सराउंडिंग को समेकित तरीके से देखा है कि नहीं। जो टोटलिटी में देखने की बात हम करते हैं, अगर आपने टोटलिटी में हर एक चीज को देख लिया है, निश्चित ही आप बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर कर पाएंगे, एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो पाएंगे, और यही चीज इंटरव्यू में देखी जाती है। सो कहीं ना कहीं ये व्यक्तित्व ग्रेजुअली हमें विकास सुधारना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण, मेरा जो इंटरव्यू था वो चोखला अय्यर मैडम के बोर्ड में था। इंसिडेंटली मैंने डिसाइड किया था कि मैं आई विल नॉट यूज अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश। डिसाइड कर लिया था कि हम हिंदी में ही बोलेंगे, हिंदी माध्यम से हमने इंटरव्यू दे रहे हैं, और चाहे उसको मेरे नकारात्मक सोच बोलिए या जिद बोलिए, लेकिन मैं बेहतर तरीके से हिंदी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाया, और उसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम भी मिला। कई ऐसी चीजें थी जिनमें बोर्ड भी बड़ा सकारात्मक तरीके से सहयोग किया। और जनरली इंटरव्यू बोर्ड में ये होता है कि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस होता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं यूपीएससी के बाहर, तो बाहर जो चौकीदार होते हैं, गेट में जो हेल्पर होते हैं, वो आपको एक कुर्सी पे बिठा देते हैं, पंखा भी आपकी तरफ से कर देते हैं ताकि आप रिलैक्स फील हो। तो वो एनवायरनमेंट बड़ा फ्रेंडली होता है। बोर्ड में भी आपसे जब इंटर करते हैं तो आपसे बड़ा फ्रेंडली आपको कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आप, हो सकता है आप में एंजाइटी हो, आप बड़े ही अच्छा फील ना कर रहे हो, तो वो आपको कंफर्टेबल कर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हो। हॉबी से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा, जैसा कि जो आपके फेसबुक पेज से जुड़े हैं या जो लोग जानते हैं, उन्हें पता होगा कि फोटोग्राफी को लेकर आपका क्या पैशन है। तो क्या सर आपने अपने जो फॉर्म भरा जाता है, जब प्री के पहले भरा जाता है, उसमें आपने फोटोग्राफी मेंशन किया था? क्या इस पर कोई क्वेश्चन हुआ था? देखिए, इंसिडेंटली जब मैं तैयारी कर रहा था तब तक मैंने कोई हॉबी थी ही नहीं, डेवलप ही नहीं कर पाया। रादर हॉबी आप होता है कि कई लोगों में अंदर आ जाती है, बचपन से ही आ जाती है। मेरे साथ शायद कोई हॉबी जुड़ ही नहीं पाई। कभी कभार खेल खेल लेते थे, बट वैसी कोई हॉबी नहीं बन पाई जिसको हम एज अ हॉबी बोल सकें। आज मेरे साथ कई सारी हॉबियां जुड़ी हुई हैं। फोटोग्राफी भी है, साइकिलिंग भी है, बहुत सारी चीजें अब मेरे साथ जुड़ गई हैं, बट जो पहले नहीं थी। तो अ, वो जो हॉबी बोलने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरा तो मेरे पास हॉबी के लिए कुछ नहीं था, और इंसिडेंटली मैंने लिख दिया कि मैं डायरी लेखन करता हूँ, जो मैंने कभी नहीं किया था। जी। फिर उस डायरी लेखन के लिए मुझे उस डायरी लेखन को जीना पड़ा, और लगभग जो जिस स्तर तक मैंने इस तरीके से आत्मसात कर लिया चीजों को, कि मुझे ही लगने लगा था कि मैं डेली डायरी लिखता हूँ, जबकि मैंने एक दिन भी डायरी नहीं लिखी। बट मुझे लगने लगा कि मैं डेली डायरी लिखता हूँ, और मैं क्या क्या लिखता हूँ, कैसे चीजों को जोड़ता हूँ, वो सभी चीजें मैंने जी ली थी। तो मुझे किसी भी प्रश्न को पूछे जाने पर मैं उस प्रश्न को जीवंत रूप में, कि कैसे उसको हमें उत्तर देना, वो दे सकता था। और वो समहाउ हुआ। और इंसिडेंटली डायरी लेखन से कोई प्रश्न भी मेरे से इंटरव्यू में नहीं हुआ, होने से भी मैं उसको कंफर्टेबली डील कर पाता। जी सर, आंसर राइटिंग के लिए क्या टेक्निक्स अपनाई थी आपने उस समय? और मुझे जहाँ तक समझ है कि अंग्रेजी की आंसर राइटिंग काफी इजी होती है और हिंदी की काफी अलग होती है। लोग बताते हैं कि बार बार हिंदी में पेन ऊपर नीचे करने में समय लग जाता है। आपने क्या विशेष टेक्निक्स अपनाई थी? कैसे प्रिपेयर देखिए, किया था? देखिए मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने पूरा मटेरियल जो था, स्पेशली जीएस का, वाजीराम एंड रबी का पढ़ा, और उसको पूर्णतः हिंदी में ट्रांसलेट किया। जब इंग्लिश का उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री का आप अध्ययन करते हैं, तो निश्चित ही उसको आपको रिप्लेस करने के लिए उसी प्रकार के शब्दों का चयन करना पड़ता है। यहाँ पर मेरे साथ ये हो गया था कि मेरी भाषा बहुत क्लिष्ट हो गई, क्योंकि हम बहुत ही कठिन शब्द होते हैं जो अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट होते हैं अगर इंग्लिश के वर्ड्स के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे उत्तर में आ गए थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें
सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए उत्तर लिखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा चीजें कम से कम शब्दों में अगर आप प्रदर्शित कर सकें, और अपने विचारों को, अपने विचार से ज्यादा अगर आप मतलब अच्छे तरीके से आप अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो ये है, मतलब आपका आंसर है, बहुत प्रभावी हो जाता है। और कम से कम शब्द होना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होता है जब आप उत्तर लिखते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी भी है और आप बहुत सटीक लिख रहे हैं, तब भी आपके पास समय कम पड़ जाता है। तो बेहतर तरीके से आप लिख पाएं, इसके लिए आपको चीजों की जानकारी बेहतर होनी चाहिए। पहले से एक आपके पास खांचा होना चाहिए कि आप लिखने क्या जा रहे हैं, आपके क्या, किस तरीके से आप उत्तर को डील करेंगे। निश्चित ही आपका एक अच्छा उत्तर उभर के सामने आ जाता है। मुझे याद है, मैंने हिस्ट्री में एक क्वेश्चन लिया था, मध्यकालीन मध्यकाल में नगरों की अवस्था, और उसको जी उस प्रश्न में के बारे में मुझे कोई भी फैक्ट जानकारी नहीं थी, एक भी फैक्ट मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन मैंने वो जो प्रश्न उठाया और उसको डील किया, तो जब मैंने डिस्कस किया बाद में लोगों से, जो भी हिस्ट्री के अच्छे लोग रहे हैं, तो उन्होंने सभी ने बताया कि ये बहुत ही अच्छा आंसर है। तो आपके पास अगर कंसेप्ट अच्छा है, आपके पास चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ है, तो निश्चित ही आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। जी सर, हमारे साथ विवेक तिवारी सर भी जुड़ गए हैं और वो पूछ रहे हैं सर, आप एक्टिंग भी अच्छी करते हैं, आईपीएस मीट में आपकी एक्टिंग देखी है। और सर मैंने भी आपका एक, जब पुलिसिंग का था कुछ शायद एक साल पहले, आपका एक वीडियो देखा था जो मैंने भी शेयर किया था। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपके एक्टिंग करियर के बारे में? नहीं नहीं, ऐसा एक्टिंग तो कुछ नहीं कर पाते हैं। निश्चित ही, अब चूंकि आईपीएस मीट था, आईपीएस मीट में सभी को परफॉर्म करना होता है, हमने भी परफॉर्म किया था। बट वी आर नॉट एक्टर, जी एक्सप्रेस सर, हमारे करना था तो कर दिया। जी आशुतोष जी कह रहे हैं सर, पिछले कुछ वर्षों में हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है। इससे लगता है कि इसको कैसे देखते हैं आप, क्या? देखिए, हिंदी माध्यम का रिजल्ट पिछले कुछ वर्षों से नहीं, हमेशा से ही अ, अ, बहुत अच्छा नहीं रहा है। मुझे याद है कि बहुत ही कम लोग हिंदी माध्यम से टॉप 10 में जगह बना पाए हैं। उसके कई सारे कारण हैं। पहले तो अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता, दूसरा हिंदी में कठिन होता है लिखना। जो मेरा अपना अनुभव है, मुझे तो हिंदी में जब मैं लिखता था, तो मैंने ऊपर लाइन भी खींचना छोड़ दी थी, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी स्लो थी और मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो मैंने लाइन खींचनी भी छोड़ दी थी थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते। बट वो अपने हिसाब से लोगों को अपनी, चूंकि आपकी अपनी क्षमता है, आपको अपने योजना के हिसाब से कार्य करना होता है। तो हिंदी में निश्चित ही कठिन होता है, और मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं 30-40 नंबर का अंतर आपके माध्यम के कारण हो जाता है। अगर आप दोनों माध्यम में बराबर का एक्सप्रेशन कर सकते हैं, तो बेहतर है कि आप इंग्लिश को चयन करें। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने ज्यादातर मटेरियल हिंदी इंग्लिश माध्यम का अध्ययन किया और उसके बाद उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। अगर मैं पहले ही इंग्लिश माध्यम रख लेता, तो शायद मुझे 30-40 नंबर और एक्स्ट्रा मिलते। जी सर, अब आपकी साइकिलिंग के बारे में अभी बहुत आप यहाँ लोकल न्यूज चैनल में छाए हुए हैं और लगातार आप साइकिलिंग से लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और ये साइकिलिंग की कॉन्सेप्ट को सर आप कैसे देखते हैं, आपके मन में कब से ये साइकिलिंग करने का शौक आया और क्या मैसेज देना चाहते हैं सर इसके माध्यम से? और रिसेंटली आपने शायद अभी 100 किलोमीटर का सफर भी किया है एक बार। देखिए, साइकिलिंग ही नहीं, कोई भी गतिविधि जो आपको सकारात्मक एक ऊर्जा दे सकता है, उस गतिविधि में आपको उस गतिविधि को करने में आपको कोई हार्म नहीं है। उसको करते रहना चाहिए। मैं भी साइकिलिंग महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कभी एक बार कर लेता हूँ। और साइकिलिंग करने से मुझे अपनी ही क्षमता, अपने आप को चेंज करने का एक मौका मिलता है। एक नया टारगेट सेट करने का मौका मिलता है। मेरे दिल दिमाग में था कि कभी 100 किलोमीटर साइकिलिंग करके देखी जाए, और फॉर्चुनेटली लास्ट टाइम मैं कंप्लीट कर लिया। तो वो एक मेंटल बैरियर जो हमारे अंदर होता है, कई बार कई सारे बैरियर हमारे अंदर बन जाते हैं कि नहीं, यह नहीं किया जा सकता, उसको क्रॉस करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। साइकिलिंग ने मुझे ऐसा ही एक मौका दिया और उससे मुझे
फायदा हुआ, अपने आप को पहचानने में, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मौका मिलता है। विवेक तिवारी सर कह रहे हैं कि हिंदी माध्यम में अभिव्यक्ति सबसे बेहतर हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या हम सबसे बेहतर कर सकते हैं? विवेक जी, ऐसा है कि अभिव्यक्ति एक निजी विषय है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे तमिल हो, चाहे मलयालम हो, चाहे असमीज हो, चाहे बंगाली हो, सब अपने हिसाब से अभिव्यक्त कर सकते हैं, या इंग्लिश बोलने वाला इंग्लिश में भी अच्छी अभिव्यक्ति कर सकता है। तो ये तो बोलना कि किसी एक माध्यम में बेहतर हो सकती है, मैं नहीं मानूंगा। सभी माध्यम में उचित या बेहतर अभिव्यक्ति की जा सकती है। ये आपकी क्षमताओं के ऊपर निर्भर है कि आप किस माध्यम से बेहतर कर सकते हैं। मुझे यूपीएससी में ऐसे में हमारे समय 200 नंबर का निबंध हुआ करता था, मुझे 128 नंबर मिले थे, जो वन ऑफ द बेस्ट थे। और हिंदी माध्यम से तो बहुत कम लोगों को उतने मार्क्स प्राप्त होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो मेरा माध्यम ही था, मेरा हिंदी ही था जो मुझे इतने मार्क्स दिला पाया। अदरवाइज ऐसे में मुझे उतने मार्क्स नहीं मिल पाते। इवन इंटरव्यू में जब मैं अभिव्यक्त कर रहा था तो कई सारी चीजों पर बड़ा ही सुंदर सा, मतलब रोमांचक सा वाक्य है कि जब चोखला अय्यर मैडम ने मुझे प्रश्न पूछना शुरू किया, और वो इंग्लिश में पूछ रही थी, वो भी जहां तक मेरी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम इंजीनियर थी, वो इंग्लिश में पूछ रही थी और मैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में जो जवाब दे रहा था, तो मैडम को समझ में भी नहीं आ रहा था। कई बार वो बात में आसपास देख के और उन लोगों के जो नोड होते हैं उससे सी वॉज गेसिंग कि हाँ हाँ मैं सही बात कर रहा हूँ। तो मुझे उन्होंने पूछा कि आप यू आर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम इंजीनियर, कैन यू टेल मी व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। मैंने बोला कि अति चालकता हुआ है जिसमें प्रतिरोध शून्य हो जाता है। मैडम को नहीं समझ में आया, मैडम ने इधर उधर देखा, उन्होंने नोट किया, और मैडम ने कहा अच्छा कैन यू टेल मी द यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो मेरा आंसर था पारेषण में। जब मैंने पारेषण बोला तो बोर्ड में किसी मेंबर को समझ में नहीं आया और सब आपस में एक दूसरे को देखने लगे। मुझे देखा तो मैंने बोला ट्रांसमिशन, और उन्होंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, अगले क्वेश्चन पे आ गए। तो कई बार ये होता है कि आपने चूंकि मैंने जब योजना और आर्थिक समीक्षा जो हमारी हिंदी में होती है, जब उसका अध्ययन किया, और उसमें इतने बेहतर शब्द होते हैं, इतनी गुणवत्तापूर्ण हिंदी होती है कि जो अदरवाइज सामान्य भाषा में लोगों को समझ में नहीं आ पाती है। तो कई बार ये हमारे लिए नकारात्मक भी हो जाता है कि आपने चूंकि हिंदी में अभिव्यक्त तो आप अपने आप को कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो शायद जो एग्जामिनर है उसके लिए लगे कि ये आप बहुत जटिल हैं, आप लोकप्रिय भाषा में या लोगों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक भूमिका भी निर्वाह कर पाता है, कर देता है। आपने ट्रेनिंग के दौरान ही ढेर सारा वजन कम कर लिया था। उसके बाद आप में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया वजन कम करने को। और रिसेंटली आप चर्चा में हैं, लोकल न्यूज़ में चर्चा में हैं, और जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, आपने बताया कि आपने 35 से 40 किलो की लगभग वजन कम किया है, और कुछ ही समय के अंदर किया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, और क्या प्रेरणा रही, और क्या जरूरत थी? जैसा जैसा मैंने बताया हीरा कि मैं जब ट्रेनिंग ज्वाइन किया था तो उसमें मैं 104 केजी पर आ गया, लेकिन ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने रिगेन कर लिया पूरा वेट। और उससे ज्यादा, मैं जब एसपी नौगांव था सब में, तो उस समय मेरा वजन लगभग 138 केजी था। तो ये वजन रिगेन हो गया। फिर लगभग उसको 130 के आसपास में बहुत दिनों से, पिछले 5 6 7 सालों से उसको मेंटेन कर रहा था 130 के आसपास। लास्ट ईयर नवंबर में मैं झारखंड में इलेक्शन ऑब्जर्वर के रूप में जब किया, तो वहाँ सडनली वॉकिंग स्टार्ट कर दी। और जब एक बार चलना, पैदल चलना शुरू किया, और धीरे धीरे पैदल चलने से जब उसके रिजल्ट देखने शुरू किए, तो बहुत ही अच्छा परिणाम आया। और पिछले नवंबर से अभी तक मैंने 39 केजी वजन कम किया है, और जो मोस्टली पैदल चल के किया है। तो कहीं ना कहीं एक मुझे एक हम लोग जब स्कूल में थे तो एक पाठ हुआ करता था हिंदी में, नित्य 2 मिनट दौड़िए। जी। वो 3 मिनट। पाठ मुझे याद नहीं है। अ, 3 मिनट। तो वो 3 मिनट, नित्य 3 मिनट दौड़िए। तो वो जो पाठ हुआ करता था, उस पाठ को कहीं ना कहीं बैक इन द माइंड आया कि देखिए वो पाठ ने कितना इम्पोर्टेंट मैसेज था। हो सकता था है कि हम उस समय इतने बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं थे कि उसको समझ पाए, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया। 39 केजी मेरे बॉडी से जाना, मेरे जीवन का मिनिमम वेट जो बोल सकते हैं। क्लास 8 में मुझे याद है कि 88 केजी था, लेकिन उसके बाद से 91 केजी का होना अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जो बहुत सकारात्मक ऊर्जा देता है, बहुत कॉन्फिडेंस देता है, और जिससे
ये है कि किसी भी कार्य को किया जा सकता है। जो हमने यूपीएससी को जैसे क्रैक करते हैं तो एक होता है कि हमने कुछ हासिल किया, वैसे ही मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन से भी लगता है कि कुछ हासिल किया है। एनपीए में जो हमने वजन कम किया था वहां पर सब पैसिव था, मतलब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां पर इतना रिगरस ट्रेनिंग है, ये सब अपने आप हो रहा था, आपने पर्सनल इफर्ट बहुत कम थे। लेकिन ये पूरा पर्सनल इफर्ट्स के साथ है तो ये ज्यादा आत्मविश्वास देता है। जी, हमारे साथ विवेक तिवारी सर जुड़े हैं और वो आपकी सरलता पर कह रहे हैं कि सर आपकी सरलता बहुत अच्छी लगी। आज इसी सरलता की पुलिस सर्विस में ज़रूरत है, जिससे जनता के लिए बेहतर हो। और मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि जो लोग भैया को फेसबुक पर फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आईपीएस विवेक राज कोपरे लेकर के एक फेसबुक पेज है, जो मैंने अपनी टाइमलाइन पे और अभी कुछ देर बाद सरल भारत के फेसबुक पेज पर शेयर होगा। आप उस पेज को एक बार फॉलो ज़रूर करें और देखें। भैया सरलता तो मैं कहूँगा एक बहुत छोटा सा शब्द है, भैया इतने सहज हैं, जैसा कि भैया ने बताया कि आत्मसात कर लेना। तो मैं फिर भी इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करूंगा, भैया आप ये सहजता आपने कैसे आत्मसात करके रखी है? क्या स्वाभाविक है ये, या यूपीएससी के बाद आप में आई, या फिर इसके पीछे कुछ आपके दिमाग में क्या चलता है सहजता को लेकर? और मैं पर्सनली बहुत बड़ा आपसे बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ आपकी सहजता को लेकर। इवन मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में, जैसा कि मैं कई बार पब्लिकली बोल चुका हूँ, फेसबुक पर लिख चुका हूँ कि डिग्निटी मैन के नाम से आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर सेव है। तो बताइए भैया, आज विस्तार से बताइए सहजता के पीछे का राज क्या है? देखिए, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, ठीक है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप जान पाते हैं मानव भूगोल में कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने आसपास के वातावरण से ही अपने आप से प्रेरित होता है, उसी तरीके से डेवलप होता है, इवॉल्व होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरे पिताजी, जो पिताजी से जो सीखा है और उनसे मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो उनकी सहजता रही है, उनकी सरलता रही है, वो हमें इस ओर प्रेरित करती रही है। उनसे ही हमें सीखने को मिला है। और जैसे आप लोगों से मिलते जाते हैं, आप वैसे ही होते जाते हैं। और निश्चित ही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम ह्यूमन हैं, वी आर द ह्यूमन बीइंग। अगर हम ह्यूमन ही बन के रहेंगे तो निश्चित ही हम बेहतर सर्विस दे पाएंगे, बेहतर इन्वायरमेंट दे पाएंगे। और वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और एक इंसान बनने के लिए आपको कुछ कुछ नहीं करना होता है, वो बाकी सब चीजें आराम से अपने आप हो जाती जी जी। हमारे बहुत सारे दर्शक पूछ रहे हैं कि सर से मिल सकते हैं क्या, मनी मिश्रा करके। मैंने आपको बताया कि अगर आपको सर से बात करनी है तो आप सर के फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। वहां पे फेसबुक पेज पर सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, और बहुत सारी जानकारी आप सर के बारे में जान सकते हैं वहां से। सर आशुतोष जी कह रहे हैं, सर यूपीएससी की तैयारी करने का विचार आपके मन में कब आया था? इसका आंसर सर पहले ही कर चुके हैं आशुतोष जी। और सर आप आइडियल किसको मानते हैं अपने जीवन में? आप आइडियल किसको मानते हैं? किस महापुरुष से आप प्रेरित हैं? है। देखिए, आइडियल तो ऐसा सच बहुत कोई नहीं रहा। मेरा ये मानना है कि निश्चित ही माता पिता सभी के आइडियल होते हैं और उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत चीजें जो होना चाहिए वो उन्हीं से आती हैं। तो माता जी ने, जो मतलब मेरी माँ ने, जो इतनी मेहनत के साथ इतना कष्ट करके पूरे परिवार को सहेज के रखती थी, तो वो एक आदर्श होती हैं, आदर्श हैं। हर किसी के लिए अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता सबसे अ, महत्वपूर्ण होते हैं और बेस्ट होते हैं। तो मेरे लिए भी हैं। और वो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। और आदर्श मेरे वही जी। सर नीलेश पटेल जी कह रहे हैं, सर आप कुछ ट्रेनिंग के अनुभव साझा कीजिए जो युवाओं के लिए प्रेरक हो, या कुछ आपको यादगार रहेगा सर। है जी। जब हमने ट्रेनिंग ज्वाइन किया था, जैसा कि मैंने बताया कि मैं 134 किलो का था। हमारे डायरेक्टर साहब उस समय जो एकेडमी के थे वो मोटे लोगों को लेकर बड़े नकारात्मक सोच रखते थे। उनका ये मानना था कि इनको आना ही नहीं चाहिए। उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि यूपीएससी में आईपीएस के लिए भी फिजिकल टेस्ट होना चाहिए, जिस फिजिकल टेस्ट के बाद ही वो लोग आए। अ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हम पहुंचे तो निश्चित ही शुरुआती दिनों में कई सारी चीजें बहुत नकारात्मक। जब आप अपने स्क्वाड, जो प्लाटून होता है आपका, स्क्वाड होता है, जो दल होता है जिसके साथ आप ट्रेनिंग करते हैं, एक पूरा ग्रुप होता है, उस ग्रुप के साथ आप नहीं दौड़ पा रहे हैं, पैरों से पैर नहीं मिला पा रहे हैं, तो जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी आपको गुस्सा करते हैं। आपको अपने आप में भी फ्रस्ट्रेशन आने लगता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और
ये बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके अलावा चूंकि एनपीए में हर एक एग्जाम को, फिजिकल एग्जाम को भी आपको पास करना होता है। अगर आप पास नहीं कर पाते तो आप रिपीट करना होता है, और कई बार एक्सपेल भी कर दिए जाते हैं सर्विस से। तो वो एक प्रेशर अंदर था कि भाई इसको पास करना है, इसको कैसे भी करके अपने आप को उस अवस्था में लाना है। तो वो शुरुआती दौर बहुत ही तनावपूर्ण तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक प्रेशर जरूर था कि हाँ आपको बेहतर करना है और अपने आप में सुधार करना है। और ग्रेजुअली जो सपोर्ट बड़ा अच्छा रहता है, आपके सभी जो पीयर हैं, जो आपके साथ ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं, जो आपके ट्रेनर हैं, वो आपको सपोर्ट भी करते हैं कि नहीं साहब आप कर लोगे, आप कर सकते हो, बस थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, और सब हो गया, अच्छे से हो गया, और फॉर्चुनेटली पूरे एग्जाम अच्छे से पास हो गए। सर कुछ हिंदी पट्टी राज्य के छात्र जुड़े हैं, वो कह रहे हैं सर कि जिन बच्चों की इंग्लिश में पकड़ कमजोर होती है, उन बच्चों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, जबकि वो हिंदी में ठीक ठाक पकड़ रखते हैं। बीरेन जी, मेरा ये मानना है कि हमें हिंदी में भी हम लोग बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं। अगर आप हिंदी में अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रांग हैं, तो एक बार हमारा संविधान उठा के पढ़िए। एक बार संविधान में भी जो शब्द यूज होते हैं जो हमारे हिंदी में, या आप योजना उठा के पढ़ लीजिए, हमारा भारत उठा के पढ़ लीजिए, आप आर्थिक समीक्षा उठा के पढ़ लीजिए। जो जटिल शब्द होते हैं, बहुत ही जटिल शब्द होते हैं हिंदी में। कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश में रिफर करना पड़ता है उस शब्द को, इंग्लिश देख के फिर हम हिंदी में देखते हैं। तो इंग्लिश सीखने में बुराई नहीं है, और इंग्लिश में आप ऐसा नहीं करना है कि आपको कोई डिक्शनरी रट देनी है। आप ग्रेजुअली आप ग्रेजुअली जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, आप आप सीखते जाएंगे, और 2 वर्ड 3 वर्ड हर दिन अगर आप सीखेंगे तो निश्चित ही आप बेहतर कर पाएंगे। मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने इंजीनियरिंग मैं जब फर्स्ट ईयर में था, तो मुझे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पहली बार सुना था, पहली बार पढ़ा था, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मुझे याद करने पड़े थे। सो हर 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 व्यक्ति के साथ ये होता है। हम कोई सीख के नहीं आए हैं और हमें सीखना है, तो आप उसको सीख सकते हैं। हर दिन आप नए शब्द सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और बेसिक इंग्लिश अगर आप सीखते हैं तो आपको सुधार ही होगा, आपकी व्यक्तित्व में विकास होगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जी सर। मान मैं लीजिए एक आप और ऐसे किसी राज्य में सर्विस में, ऐसे राज्य में पहुंच जाते हैं जहां पर काम इंग्लिश में ही होता है, तो आपको तो इंग्लिश में काम करना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि ऐसे चीजें आ जाएं, सीख लें। सर, मैं एक बहुत पर्सनल प्रश्न करना चाहूंगा, क्योंकि नीरज पटेल जी पूछ रहे हैं कि 135 केजी के साथ रनिंग कैसे करते थे। मैं उसी से रिलेट पूछूंगा सर कि आपका अभी वर्तमान में वेट कितना है। मैं अभी 91 केजी पे हूँ। 91 केजी पर है। हाँ, जी सर। और और अब हम 134 जो किलो के साथ दौड़ना निश्चित ही कठिन था। जो मैंने बताया भी पहले, मैं 100 मीटर जब मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, तो 100 मीटर भी मैं नहीं दौड़ पाता था। और फाइनली जब हमारा जो एग्जाम होता है, वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना होता है एनपीए में। उस जमाने में, फिर तो अब कई सारे हर बार चेंज होता है। अभी लोगों ने 16 किलोमीटर, जो लोग बताते हैं कि अभी 16 किलोमीटर की रनिंग उनकी होती है कुछ समय। तो 1 घंटे में जब 10 किलोमीटर दौड़ के वो एग्जाम पास कर लिया 10 महीने में, तो संभव है, जीवन में कुछ भी संभव है। आप अगर पूरी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपनी ऊर्जा को पूरा समेकित करिए, तो समेकित करके उस लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दीजिए जो आपने निर्धारित किया है, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और वो अ, है, वो चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी लक्ष्य हो, वो आपको मिल जाता सर, जो आपके अभी के अनुभव रहे हैं जॉब के दौरान के, सर्विस के दौरान के, उसमें सर सबसे कठिन पल क्या थे? ऐसा क्या लगा आपको कि यार बहुत, यदि कभी फील हुआ हो ऐसा कि नहीं ये बहुत कठिन जगह आ गई, कोई कठिन अनुभव, और आपने उसको कैसे डील किया? है। देखिए, जगह तो कोई भी कठिन नहीं होती है, निश्चित ही आपको कार्य क्षेत्र के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन लाने होते हैं। हम चीजें सीखते हैं, ग्रेजुअली सीखते हैं। जब हम बिहार में, इंसिडेंटली मैं, चूंकि आपने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ कि इंसिडेंटली मुझे एक्सपीरियंस है 3 राज्यों में पुलिसिंग का। मेरा ओरिजिनल कार्डर बिहार था। मैरिज के बाद मेरी वाइफ चूंकि आईएएस है, और मैरिज के बाद मैं असम कार्डर में पहुंच गया, और अभी इंटर कार्डर डेपुटेशन पे मध्य प्रदेश में हूँ।
3 राज्यों में पुलिसिंग का अनुभव हुआ। तो जब बिहार नए-नए पहुँचे तो बिहार में डेफ़िनेटली एक अलग माहौल था काम करने का, आपको बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, बहुत को वैल्यू मिलती है। सो वो काम करने का एक अनुभव अलग था। जब असम पहुँचे तो वहाँ पर डेफ़िनेटली कुछ अलग अनुभव रहे हैं, अलग चीज़ें रही हैं, तो आपको थोड़ा-सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है और कहीं भी जो भी आप काम कर रहे हैं, जब तक आप ग्राउंड स्थिति को नहीं समझेंगे, आप चीज़ों को नहीं समझेंगे, आप बेहतर परफ़ॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आपको उस जगह की ज्योग्राफी, डेमोग्राफी को जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये चीज़ों को जान जाएँगे तो आप बेहतर एक एडमिनिस्ट्रेशन दे पाएँगे। जी सर, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक मतलब प्रेरित हो चुके हैं और कह रहे हैं सर आपके जज्बे को बहुत बहुत सलाम है। मैं इसी से संबंधित हमारे साथ प्रकृति प्रेमी महेश तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं सर। वो आपके बहुत बड़े साइकिलिंग के फैन हैं और आपके फैन हैं। मैं सर ये चाहता हूँ आप धन्यवाद। ये बताइए दर्शकों को कि आप अपने अंदर ऊर्जा को मेंटेन कैसे करते हैं किसी भी कार्य के लिए? आप मोटिवेशन कहाँ से लेते हैं? कैसे आप मोटिवेटेड रहते हैं और एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? और विद्यार्थी जीवन में भी सर आप एनर्जेटिक कैसे रहते थे? देखिए मोटिवेशन तो आपको अपने आप से लाना होगा। आपने मेरा ये फिर यही बोलूँगा कि आप हमेशा सकारात्मक सोचें। नकारात्मक विचार सभी को आते हैं, मुझे भी आते हैं। नकारात्मक जब विचार आते हैं तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि यार ज़रूरी नहीं कि वैसा हो जो आप सोच रहे हैं नकारात्मक हो और सकारात्मक सोचने में कोई बुराई नहीं है, हम सकारात्मक ही सोचें। मान लीजिए अगर मैं असफल रहता हूँ, हमेशा ये मान के चलें, एक अपने दिमाग में रखें कि मान लीजिए मैं असफल होता हूँ, तो मैं कुछ और करूँगा, ठीक है? वो कुछ भी डिग्निटी के साथ होगा, कुछ उसमें बुराई नहीं है, कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता है। मैंने सोचा था कि अगर मैं यूपीएससी में सफल नहीं होता, मैं खेती-किसानी करूँगा, किसान बनूँगा। एक आपने अपना दिमाग में ये कर लिया कि भाई नहीं अगर ये नहीं है तो चलो मैं कुछ भी करूँगा लेकिन एक बेहतर इंसान जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर आप अ, यूपीएससी का अध्ययन किए हैं, यूपीएससी में चीज़ों को पढ़े हुए हैं, तो निश्चित ही आप में सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। आप कुछ भी काम करेंगे, आप किराने की दुकान भी खोलेंगे, तो वो किराने की दुकान में भी आप बेहतर तरीके से काम को कर पाएँगे। ये आपकी क्षमता है क्योंकि आपने समेकित तरीके से चीज़ों को समझना, देखना सीख लिया है, तो वो आपको बहुत मदद करता है। जी तो वही सर एक महत्वपूर्ण है सकारात्मक ऊर्जा को बना के रखें। जो भी नकारात्मक विचार आते हैं उनको किनारे फेंक दीजिए। मैं एक अच्छा जी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत सारे हमारे एस्ट्रोलॉज़र फ्रेंड होते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं। कई बार आप जी किसी एस्ट्रोलॉज़र के पास जाएँगे तो वो आपको नकारात्मक चीज़ें बताएगा। जो भी नकारात्मक बताता है मैं ये मानता हूँ उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। सो जी दिस इज़ हाउ आई मेंटेन माय एनर्जी। जो ये जी नकारात्मक बोलता है मैं बोलता हूँ कि उसको कुछ नहीं आता, हम पॉज़िटिव रहें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी सर मुझे सर वेदांत ने बताया था कि आप हस्तरेखा भी जानते हैं, आप हाथ भी देख लेते हैं। इसके बारे में क्या आप एस्ट्रोलॉजी पे नहीं, नहीं, सच नहीं, मुझे भरोसा? मुझे मुझे नहीं, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। ये सब जो भी लाइक आप इस तरीके की बात करते हैं तो आप एक त्वरित मतलब तात्कालिक रूप से कई-कई बार आपको लगता है कि कुछ अम्यूज़मेंट हो जाए, कुछ मनोरंजन हो जाए, तात्कालिक मनोरंजन। तो इस तरीके से आप मनोरंजन थोड़ा बहुत कर लेते हैं। देयर इज़ नथिंग ये जी, जी। सर बहुत रोमांचित कर देने वाला आपका पूरा वक्तव्य रहा और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और लोग जुड़े हुए हैं मंत्रमुग्ध हो गए हैं। सर मैं ये चाहूँगा आप अंत में एक उनको मैसेज दीजिए। वो लोग इवन बहुत सारे दर्शक हैं, सभी मैक्सिमम यूपीएससी एस्पिरेंट ही हैं इसमें। सर आप बताइए वो अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं? अंतिम आप क्या देना चाहेंगे उनके लिए प्रेरक वक्तव्य? देखिए, मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो आप लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आपके पास संसाधन क्या है? संसाधन का मतलब आपको क्या पढ़ना है? आपने सिलेबस देखा है कि नहीं? आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं कि नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानना ज़रूरी कि पेपर कैसा आता है? पेपर का पैटर्न क्या होता है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको यूपीएससी में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि कई बार ये होता है कि एक आपको बोल दिया कि आप ये फलाना मैगज़ीन पढ़ लीजिए, उस मैगज़ीन में आप पूरा क्योंकि कई हम लोगों को जो आदत पड़ी हुई है, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, वो वही आदत पड़ी हुई है कि हम
पुस्तक को उठा के या क्वेश्चन उठा के और उसके आंसर रट लिए, वही जाके एग्जाम में छाप दिए। जनरली हमारे स्कूलिंग सिस्टम वैसा ही रहा है, एजुकेशन में वही हम करते आए। सो अगर आप ने इन सब चीजों को आपने क्वेश्चन और आंसर को खुद समझना, मतलब कैसा क्वेश्चन आ सकता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये अगर आपने समझ लिया और उस आधार पे आपने तैयारी शुरू कर दी, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो ये आप अगर अपने संसाधनों का एनालिसिस कर लें, फिर उसके बाद उन संसाधनों के साथ क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रांगनेस है, क्या आपके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, उन पर आप कार्य कर लें। जो आपकी वीकनेस है उनको आप एक सामान्य स्तर तक ले आएं और जो आपके स्ट्रांग पॉइंट है उनको और बेहतर तरीके से सुधार लें, ताकि वो आपको हिट करा दें। जैसे कि हम यूपीएससी की बात करें, हम जब जीएस, हमारे जमाने में जब हम जीएस देते थे तो 80-85 यूज्ड टू बी अ सेफ स्कोर। जीएस में 90 को बहुत सेफ स्कोर मानते थे हम लोग। तो हम, हमारा जो टारगेट था, हमने जो लक्ष्य बनाया था कि हम 110 के आसपास जीएस निकालते थे। उसका कारण था कि हमने, जैसे मेरा बैकग्राउंड था, मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हमने बायो को पूरा ही डंप कर दिया था कि बायो हम नहीं पढ़ेंगे। बायो में जो जो 4-5 क्वेश्चन जो आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 1-2 ही ठीक हो जाए, तो बेसिक जो बायो का इन्फॉर्मेशन था वो मैंने था, बट उसके अलावा हमने डंप कर दिया कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं करना। इस तरीके से हम चयनित कर लेते थे। जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री मेरे ऑप्शनल थे, तो मुझे अलग से उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने, प्लानिंग का एक पार्ट होता है कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे आप उसको सही तरीके से कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए, और यूपीएससी के लिए खासकर, कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो। जैसे मेंस के लिए मैंने जो नोट्स बनाए हुए थे, तो वो मेंस के नोट्स में हमारा आ, ये था कि भाई पिछले लास्ट 15 दिनों में हम ऐसे पढ़ेंगे। आखिरी के दिन, जैसे स्पेशली मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री ज्योग्राफी था, जो बैक टू बैक था, एक दिन हिस्ट्री था, एक दिन नेक्स्ट डे ज्योग्राफी था। तो अगले 12 घंटे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं पेपर दे के आऊंगा और अगले दिन सुबह फिर मुझे पेपर देना है, तो मेरे पास 8 से 9 घंटे हैं जो मैं इफेक्टिवली पढ़ सकता हूँ। सोना भी है, बाकी कार्य भी करना है। तो उस समय में मैं कैसे अपने पूरे ऑप्शनल को रिवाइज कर पाऊँ, जो मुझे याद रखना है, जो मुझे चीजों को देखना है, तो उसके लिए मेरे नोट्स पॉइंट फॉर्म में या फ्लो चार्ट में तैयार थे, जो मुझे लास्ट के समय में बना पढ़ना है। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी आपको डेवलप करनी होगी आपके अपने लक्ष्य के आधार पर, और निश्चित ही फिर आप उस आधार पर कार्य कर सकते हैं। सर, यदि आप इजाजत दें तो एक दो प्रश्न और ले लूं मैं दर्शकों से, कुछ लोगों के अच्छे अच्छे प्रश्न आ गए हैं। तो जी सर। सर, हमारे साथ तो वीरेंद्र शर्मा जी हैं। सर, वो कह रहे हैं, सर आप जितना सहज और सरल आज हमें दिख रहे हैं, क्या उतना ही सहज आप प्रशासनिक पद पर होते हुए भी रहते हैं? जैसा कि हम देखते हैं कि पुलिस विभाग को लेकर आम जनता में डर की भावना बनी रहती है। आम जनता के साथ आप कैसे मिलते हैं? इसका उत्तर मैं देना चाहूंगा वीरेंद्र। जैसे हमारे साथ अभी दिख रहे हैं, इससे भी ज्यादा सहज रहते हैं, क्योंकि मैं सर के ही शहर से बिलोंग करता हूं और सर की पुलिसिंग से बेहद प्रभावित हूं। और आप अगर नहीं विश्वास करेंगे तो एक बार मैं फिर सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, सर के फेसबुक पेज पर फॉलो करें और सर की कार्य प्रणाली, वर्किंग और उनकी बहुत सारी चीजें आप वहां पर जान सकते हैं। सर, मैं बीरेन जी को इंटरवीन करना चाहूंगा। एक्चुअली समस्या ये है कि हमारी जो पुलिसिंग है वो ब्रिटिश कालीन पुलिसिंग सिस्टम से उपजी हुई है। तो हमारा जो माइंड सेट है आम जनता का, पहले मैं आम जनता की बात करूंगा, हमारा जो माइंड सेट है वो उसी तरीके का बन चुका है। आप बच्चे को, जब वो बच्चा छोटा होता है, वो खाना नहीं खा रहा होता है, तो आप उसको बोलते हैं कि बेटा खाना खा लो, नहीं तो पुलिस आ जाएगी, पुलिस आपको उठा के ले जाएगी। आप, वो किसी चीज को खरीदने की जिद करता है, तो आप बोलते हैं वो अंकल खड़े हुए हैं, उनको बोल देंगे, तो वो बच्चा चुपचाप हो जाता है। तो वो, उसको आपने डर बचपन से पैदा कर दिया पुलिस को लेके। डर कभी भी सम्मान नहीं दिला सकता है, डर कभी भी उसकी तरफ अप्रोच करने को लिए नहीं ये कर सकता। डर हमेशा अगर कराएगा तो विद्रोह कराएगा। अगर आप उसको सकारात्मक तरीके से सिखाएंगे कि नहीं भाई, ये अंकल हैं, वो हमारी सहायता के लिए हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, तो जब ये भावना हम लोगों को बताएंगे, ये हम सिखाएंगे, तो निश्चित ही बच्चे भी उसी भावना के साथ ग्रो करेंगे, और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी सुधरेगा। इसमें हम सभी का दोष है, मैं पूरे सिस्टम की दोष देना किसी एक व्यक्ति या किसी एक उसका नहीं। तो इसको सुधारने के लिए हमें सभी को समेकित रूप से प्रयास करने चाहिए। निश्चित ही हमारा, क्योंकि जो
जो भी पुलिसमैन है वो इस समाज का ही उपज है, उस समाज का ही पार्ट है, इस समाज से ही आया है, तो उसके अंदर वैसे ही भावनाएं रहती हैं। जी, बिहार से ही कुछ दर्शक हैं, श्वेता शाह जो सरल भारत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सीईओ पद की निभा रही हैं और 150 लोगों के साथ ये कम्युनिकेट करती हैं। सरल भारत की 150 यूपीएससी एस्पिरेंट की टीम है। तो मैम का प्रश्न है, ये भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो कह रहे हैं कि सर तैयारी के लिए कितना समय सफिशिएंट है डेडिकेटेड स्टूडेंट के लिए? ऐसा है श्वेता जी कि इसको टाइम लिमिट में बांधना तो अनुचित होगा। देयर आर मैनी पीपल जिन्होंने 3 से 4 महीने में भी यूपीएससी अच्छी रैंक के साथ क्रैक किया। देयर आर पीपल जो 8 से 10 साल में भी नहीं निकाल पाए। तो आपकी अपनी क्षमताएं, आपकी अपनी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। हो सकता है कि आपके अंदर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा आपके ज्ञान बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं मेंस में। आप जो डिजायर्ड है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आपसे, वो आप पुट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो आप दे ही नहीं पा रहे हैं, तो शायद सफलता ना ही मिले। तो ये तो आपको जी, मेरे पास भैया की आवाज नहीं आ रही है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि मुझे बताएं कि आप लोग सुन पा रहे हैं भैया को। यदि आवाज ना आ रही हो तो भैया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ देर से भैया हमसे दोबारा से जुड़ेंगे। नहीं। दर्शक कमेंट करके बताएं कि आवाज आ रही है क्या? जी, अंकुर भैया भी जुड़ चुके हैं, अंकुर जैन पापेज भी बंडा से हमारे साथ। भागचंद वर्मा जी भी जुड़े हैं, वो भी बंडा से हैं। श्वेता मैम जी भी जुड़ी हैं, वो कह हेलो। रही हैं। जी भैया आ रहे हैं, शायद कॉल आ गया था हेलो। सर का। जी जी सर, कंटिन्यू करिए। वो थोड़ा टेक्निकल हो गया था, मैं क्षमा चाहूंगा दर्शकों से। भैया दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा तकनीकी समस्या हेलो। थी। जल्द ही ठीक हो गई है। जी हाँ, हो गई है। भैया हमसे जुड़ चुके हैं और कुछ ही अंतिम प्रश्न हेलो। रह गए हैं। तो मैम का प्रश्न था जो भैया दे चुके हैं जवाब। आप सभी प्रश्न कर सकते हैं, जो भी दर्शक के मन में यदि प्रश्न रह गए हो, भैया हमें जवाब देंगे सभी प्रश्न का। और जैसा कि भैया के बारे में मैं और भी बता चुका हूँ, भैया का एक फेसबुक आईडी है विवेक राज सिंह कोकरेले के नाम से, और आपको इसकी लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। और एक फेसबुक पेज है, उस पेज को भी आप ज्वाइन करके जान सकते हैं। और भैया फोटोग्राफी के फैसिनेट हैं, फोटोग्राफी को लेकर बहुत सारे तरह तरह की फोटोग्राफी आपको देखने को मिल सकती है। यदि आप भी फोटोग्राफी के हेलो। शौकीन हैं तो भैया के फेसबुक पेज पर जरूर जाएं। जी, क्या आवाज आ रही है मेरी? मैं हेलो। आपका चित्र जी सर, मैं आपका चित्र देख पा रहा हूँ और आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? मुझे आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। जी, मैं तेज बोलता हूँ और स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन पुट अप कर दूंगा। जी आशुतोष जी, वो क्वेश्चन हो गया था सर। अब आशुतोष सिंह पूछ रहे हैं, सर मोरल पुलिसिंग क्या है और क्या यह भारत में जरूरी है? आपके विचार क्या है मोरल पुलिसिंग पर? देखिए, कोई भी चीज जो लीगल नहीं है वो नहीं होना चाहिए। और मोरल पुलिसिंग जो आपने शब्द यूज किया है, ये बड़ा ही अ, नकारात्मक तरीके से देखा जाता है। कई बार वैसी चीजें जो लीगल नहीं है, आप चूंकि एक समाज में रहते हैं और समाज के कारण आप उसको गलत मानते हैं। ठीक है। रॉन्ग एंड इलीगल आर डिफरेंट थिंग, है ना। रॉन्ग कैन बी रॉन्ग फॉर द पीपल, है ना, बट इट कैन नॉट बी इलीगल। और जब तक वो इलीगल नहीं है तब तक वो आपको कानून हाथ में लेने की अगर बाध्य कर रही है, आप उसके लिए कानून हाथ में ले रहे हैं, तो आप इलीगल कार्य कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं जो दंड है उसके भागी बन जाएंगे। तो जी ये बहुत जानना आपके लिए जरूरी है कि इलीगल कुछ भी ना करें। सिर्फ ये समझ के कि आप मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। जी, इसी के साथ मैं भैया का एक बार तहे दिल से पूरे सरल भारत परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। और एक बार फिर मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इतना कीमती पाठे दिया भैया। थैंक यू सो मच पूरे सरल भारत परिवार की ओर से। आपका बहुत चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को, आपके सरल भारत को, और जुड़े हुए सभी जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं या अदरवाइज जो लोग हैं,
उन सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। और यही चीज हमेशा याद रखिए कि ये जो तैयारी आप कर रहे हैं, आप में से 100% लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ, सफल नहीं होंगे। ठीक है, मैं कोई हम कोचिंग संस्थान वालों की तरह ये नहीं बोलते कि आप सभी लोग सफल हो। आप 100% सफल नहीं होंगे, लेकिन आप निश्चित ही एक बेहतर इंसान होंगे। आप जो भी कार्य करेंगे वो बेहतर होगा। तो आप सकारात्मक ऊर्जा से हमेशा होते रहें, और जो भी कार्य करें उसमें लगे रहें। आप कई बार आप उससे भी बेहतर कर सकते हैं जो आपने अदरवाइज सोचा था कि आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार। और ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश कैडर के डीआईजी आदरणीय